स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली पहुंचे। सीएम योगी सबसे पहले कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और इसके बाद शामली में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार के कामकाज को पूरे प्रदेश ने देखा। इस महामारी को हमने चुनौती की तरह लिया और कोविड प्रबंधन में हम एक मिसाल बने। शामली में 18+ लोगों को 100% पहली डोज और 67% दूसरी डोज लग चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैक्सीनेशन जैसे तेज हो रहा है वैसे वैसे कोरोना कमजोर पड़ रहा है। योगी ने लोगों से कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। है कि थर्ड वेव को हम लोग लगभग नियंत्रित कर चुके हैं। 17 जनवरी को प्रदेश में कुल एक्टिव केस 1,06,600 से अधिक थे। 600 से अधिक थे। आज वे घटकर के 32,000 से कम हो चुके हैं। यानी आज उनकी संख्या मात्र 31,000 के आसपास है। यानी आप मान सकते हैं कि पिछले 15-17 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर 75,000 लोग ठीक होकर के। पिछली सरकारें जितनी भी आती थी, वे सपा की हो, बसपा की हो, नाम भले ही कम और ज्यादा उनका रहा हो, लेकिन काम तो दोनों का एक जैसा था। एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था कैराना और कांदला से पलायन। लेकिन आज जब मैं शामली में हूं, मुझे बहुत उसके साथ बोलना होता है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज कैराना से पलायन नहीं, कांदला से पलायन नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। वहीं हापुड़ के मोदी नगर स्थित श्रीमती ब्रह्मा देवी स्कूल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा हुई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में योगी ने गुंडे और माफियाओं का सफाया कर दिया। मोदी योगी सरकार पूरी तरह से गरीबों को समर्पित सरकार है। बीजेपी सरकार दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और किसानों के हित में काम कर रही, उनको पूरी तरह से समर्पित है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। विपक्ष को देश और प्रदेश के विकास से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में गरीब और असहाय लोगों के खाते में 500-500 रुपए की रकम पहुंचाई गई थी। बीजेपी सरकार ने कठिन समय में भी गरीब लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया। एनआईए आई, उन्होंने उसको पकड़ा। एक भारत से नेपाल जा रहा था, बॉर्डर पर पकड़ा और दूसरे को और उसके साथ साथ बाकी लोग 7 लोग पकड़े गए। अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री आजम खान के कहने पर इनको छुड़वाने का प्रस्ताव किया और इनके खिलाफ केस विड्रॉ किया, यानी आतंकवादी के खिलाफ केस विड्रॉ किया। मैं मीडिया के साथियों को बोलना चाहता हूं, तथ्यों के साथ बता रहा हूं। आप पूछिए अखिलेश जी से, और मैं अखिलेश जी से जवाब चाहूंगा कि जिन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट, जिन लोगों ने गोली AK-47 चलाकर सीआरपीएफ के 7 जवान मार दिए, उनके खिलाफ केस चला, उस केस को आपने विड्रॉ किया। और यहां भी यही हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस विड्रॉ होने से मना कर दिया। केस चला, 4 को सजाए मौत हुई और 3 को आजीवन कारावास हुआ। यह भी हमको याद रखना चाहिए। आगरा के ग्रामीण और खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रभावी मतदाताओं को संबोधित करने पहुंचे। खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा के समर्थन में मतदाताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 83 योगासनों पर काम कर रही है, बाकी बचा एक शीर्षासन विपक्ष के लिए छोड़ दिया है। वहीं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य के समर्थन में उन्होंने मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और हर वर्ग के लिए काम करने की बात कही। हमारे
हमारे उत्तर प्रदेश में विकास 84 में से 83 योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया है और उस योगासन का नाम है शीर्षासन। वह उनके लिए छोड़ दिया। मेडिकल कॉलेजेस बहनों भाइयों उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेंगे। इस समय 59 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस या तो बन गए हैं अथवा बन रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक भी जिला ऐसा शेष नहीं बचेगा जहां पर कि मेडिकल कॉलेजेस न बन जाए। तो इस चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। सुप्रीमो यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिम यूपी में बीजेपी के लिए अलीगढ़ के लोग ताला लगाने का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को धोखा दिया। बीजेपी में जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोलता है और जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोलता है। अखिलेश ने एक बार फिर दोहराया कि रालोद और सपा मिलकर एक रंगी लोगों को हटाने का काम करेंगे। यहां इनका इशारा भाजपा की तरफ था। उन्होंने भी कहा कि सपा रालोद गठबंधन की सरकार में पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। हमने कई बार कर्मचारी संगठनों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना परखा। हमारी सरकार आने पर हम इसको काम हर हाल में करेंगे। समाजवादी पेंशन दी थी, उसमें जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं था, वो आबादी के हिसाब से था। और हमारा एक साथी पूछ रहा था कुछ, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें आप प्रदेश के स्तर पर नहीं कर सकते, तो समाजवादी सरकार में आबादी के हिसाब से उनको देने का काम किया था। समाजवादी पेंशन जो थी वो कोई भी वर्ग रहा होगा उसे आबादी के हिसाब से दिया गया था और 500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच रहे थे। इस बार अपनी माओं को, बहनों को, बेटियां जो गरीब हैं उनको 3 गुना करके हम लोग दे रहे हैं। पहले 500 रुपए देते थे, अब 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया हम लोग देने जा रहे हैं। सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पे छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी रंगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। किसान 700 शहीद हुए हैं। अगर बीजेपी का एक एक प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा, तब भी किसान बीजेपी के प्रत्याशियों को माफ करने वाला नहीं है। जो लोग भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं, वो एक भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे। समाजवादी सरकार में पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ था कि उन्हें मौके पर घटना पे पहुंचने के लिए गाड़ी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि कम समय पर पहुंच जाएं। जो 100 नंबर की गाड़ी जो 112 आज हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले 8 किलोमीटर की दूरी पे मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी रहती थी। अगर हमें ये दूरी भी कम करनी पड़ी और गाड़ियों की संख्या दुगनी करनी पड़ी, तो समाजवादी सरकार में इन गाड़ियों की संख्या दुगनी कर करके कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम करेंगे। उनकी मांग ये थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में और आरएलडी के गठबंधन में होगी। जहां तक देखिए, अगर आप एक एक पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। मैंने गर्मी वाले में तो यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर है क्या? हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर। और इस सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल गर्मी का नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। तो इसका जवाब भी आया उत्तर प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर की तरफ से। उन्होंने कहा कि अपराधी छवि वाले कभी गरीबों का विकास नहीं कर सकते, इसीलिए गरीब भी कहता है कि जो टोटी चुराते हैं वो
रोटी क्या देंगे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव ने शायद ही कोई ऐसा अपराधी, दंगाई और माफिया को छोड़ा जो उनकी सूची में ना हो। जो रह गए थे उनका साथ लेने में सहयोगी दल लगे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो जेल के पीछे हैं, जिन्होंने प्रदेश में खून की नदी बहाई, जिन्होंने टोपी का रंग और गहरा प्रदेश के लोगों के खून से किया, उन लोगों के समर्थन का भी काम ये लोग चोरी छिपे करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करने वाली है। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले के चौथे स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। बसंत पंचमी का आज दिन था और इस त्योहार के मौके पर दूर दराज से आए श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा से पुण्य की डुबकी लगाई। भोर से ही संगम नदी में और इसके आसपास के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ठंड के बावजूद इन श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं दिखा। आपको बता दें कि यहां दूर दूर से श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे। चुंगी से लेकर संगम तट तक श्रद्धालुओं का पैदल ही आवागमन देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन श्रद्धालुओं में मां गंगा के प्रति किस तरह की आस्था है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रखा गया। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। हालांकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से कोविड-19 का पालन होना मुश्किल रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में अकेले मैदान में उतरी बहुजन समाज पार्टी ने एक और 54 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बसपा ने छठवें चरण के मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया। छठवें चरण में 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्र में 3 मार्च को मतदान होना है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है। वहीं कुशीनगर के फाजिल नगर से संतोष तिवारी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान पर हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। यहां वर्चुअल रैली करने के बाद गंगा आरती में भी शामिल होकर पूजा पाठ की राहुल गांधी ने। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। भगत सिंह चौक पर वर्चुअल रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम आपसे 4 वादे कर रहे हैं। 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ऊपर नहीं होगी अगर कांग्रेस की सूबे में सरकार बनती है। अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार आई तो हम राज्य में न्याय योजना लागू करेंगे। ये बात भी राहुल गांधी ने कही, जिसके तहत 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। हालांकि कोविड गाइडलाइन के चलते प्रतिबंधों के बाद भी चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज देवभूमि पहुंचे थे। तो राज्य में जो 4 वादे किए गए हैं राहुल गांधी के द्वारा, राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार सूबे में बनती है तो 4 वादे हम जरूर पूरे करेंगे, जिसमें 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 40,000 रुपए साल में बेरोजगारों को दिया जाएगा और न्याय योजना लागू होगी। और साथ में सबसे बड़ी बात, जो भी लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि 500 रुपए के पार सिलेंडर के दाम नहीं होंगे अगर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो। जो जनता के बीच में जाए, आंधी तूफान में, बारिश में जनता के बीच में जाए, जनता से बात करे, जनता से गले लगे, जनता से पूछे जनता की कठिनाई क्या है और जनता की बात सुनकर काम करे, वैसा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी आपको देगी। तो ये मैसेज मैं उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के युवाओं को देना चाहता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रविवार से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान गढ़वाल और कुमायूं मंडल की अलग अलग सीटों पर चुनावी सभाएं भी करेंगे। रविवार को नड्डा दिल्ली से चलकर सुबह 10 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट यानी कि देहरादून पहुंचेंगे और यहां से वे चापर के जरिए मातली हेलीपैड उत्तरकाशी पहुंचेंगे और रामलीला ग्राउंड उत्तरकाशी में सुबह 11 बजे गंगोत्री प्रत्याशी सुरेश चौहान को समर्थन में सभा करेंगे और इसके बाद डोर टू डोर जनसंपर्क भी जेपी नड्डा करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम पहले से ही तय हो चुकी है।
तो बता दें कि जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे और कल से दौरा उनका चालू हो जाएगा। आज बसंत पंचमी के दिन लखनऊ बीजेपी कार्यालय में युवा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पतंग उड़ाई। इस दौरान हमारे सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की है। बसंत पंचमी का पावन दिन है और अनुराग ठाकुर सर केंद्रीय मंत्री हमारे साथ में है। सर, आज आपने पतंग उड़ाई है, सर क्या संदेश है सर इसका? विकास की उड़ान ये जारी रहे, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहे। बसंत पंचमी के अवसर पर, सरस्वती पूजा के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं, ये जो विकास की उड़ान है इसको जारी रखिए। गरीबों का पक्का मकान बनता रहे, गरीबों को बिजली का कनेक्शन मिलता रहे, 24 घंटे बिजली आती रहे, नल से स्वच्छ जल मिलता रहे, 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता रहे। ये विकास की उड़ान है, ये निरंतर जारी चलती रहे। सर, ये मोदी योगी की पतंग है और भगवा कलर आसमान में छाया हुआ है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? यही कहूंगा कि ये जो ऊंची उड़ान है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य आबादी के आधार पर है और हमें पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता ने जैसे पहले मोदी जी को भारी मतों से जिताया था, योगी जी की सरकार 325 सीटें बनाकर बनाई, इस बार फिर 300 पार करेंगे। ट्रिपल सेंचुरी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की लगवाएगी। शुक्रिया सर। तो ये अनुराग ठाकुर सर थे जो कि आज पतंग उड़ाया है। उनका कहना था ये जो भाजपा की पतंग है ये हमेशा ऊंची उड़ान उड़ती रहेगी। कैमरा आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर हमारी पार्टी ने जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि आरपीआई को इस चुनाव में साथ रखे, लेकिन सीट बंटवारे में हमें सीट नहीं मिली। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं हमारे साथ में। आज इन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। सर, आज किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई? हाँ ठीक है, इन्होंने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीजेपी का पूरा समर्थन कर ली थी। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमें एक भी सीट मिली नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया के एक पार्टनर है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करेंगे और बीजेपी को सत्ता में लाने का प्रयत्न करेंगे। कितनी सीटें मांगी थी भारतीय जनता पार्टी से और कितनी आपको मिली? क्या हो गया जो रुक गया है? कोई हमको सीट मिली नहीं है, सीटें नहीं मिली तो भी हमने सपोर्ट का निर्णय लिया है। तो कितनी सीटें जिता दिलाएंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को? 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेगी। तो ये रामदास अठावले जी थे जिनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से सत्ता में काबिज होगी 300 सीटों के साथ। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमन के साथ अशर असरार, जनता टीवी। अब आपने कई बार सुना होगा कि राजनीति जो चाहे वो करवा दे, कभी दल बदल की राजनीति तो कभी जोड़ तोड़ की राजनीति। अब चुनाव नजदीक आते ही राज्य में धार्मिक तुष्टीकरण पर भी सियासत गर्मा गई है और इसकी शुरुआत हुई है एक बयान से। आखिर तुष्टीकरण की राजनीति सूबे में कैसे पनप रही है, रिपोर्ट देखिए। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही राज्य में धार्मिक तुष्टीकरण पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी। अकील अहमद के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने उनके इस बयान को अपने पेज पर शेयर किया। इसके जरिए बीजेपी उनके इस बयान को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक मांग उठाई है और न ही राज्य में उनकी सरकार है, जबरन मामले को तुल दिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि अगर जो है यूनिवर्सिटी बन जाती है तो एक जो है तो मुस्लिमों की जो है ना उसमें पढ़ाई बच्चों के लिए मैंने ये करा के उनसे पक्का मैंने करा लिया कि भाई आप आदेश करके दे दो इसमें। अभी तो हमारी सरकार ने मांग रखी, उन्होंने हाँ नहीं बोलना मेरे को भी, सरकार आने पर कहा कि बात करेंगे इस बात। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है।
एक तरफ कांग्रेस चार धाम की बात कर रही है तो दूसरी तरफ देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी भी कर रही है। ये कांग्रेस की नीति रही है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ न हो। आज जब हम चार धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ चार धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चार धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहती है। एक तरफ राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सियासत जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्य में एक बार फिर जुम्मे की नमाज की छुट्टी पर बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल बीजेपी की ओर से इस संबंध में तत्कालीन हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए आदेश को जारी किया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने साल 2016 में जारी किए गए शासनादेश को जारी करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से 29 दिसंबर 2016 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। इस शासनादेश में हरीश सरकार ने नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अल्प अवकाश की व्यवस्था की गई थी। हरीश रावत ऐसे कई आदेश को सार्वजनिक जारी करने के बाद राजनीति से संन्यास लेने की बात कह रहे थे। ऐसे में अब हरीश रावत को अपने इस बयान का अनुपालन करते हुए राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। 16 में मेरी सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें जुम्मे की नमाज की छुट्टी होगी, उसको दिखा दीजिए, आपकी राह का कांटा हट जाएगा। हरीश रावत हाथ जोड़ करके उत्तराखंड वालों से माफी मांगेगा, राजनीति छोड़ देगा। 29 दिसंबर 2016 को सरकार का एक सचिव आदेश जारी कर रहा है। मुख्यमंत्री। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।